नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पुलवामा हमले के आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान में नहीं कोई नई बात। जैश ए मोहम्मद और उसके सरगना मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के पास है पर्याप्त सबूत। कश्मीर में सुरक्षा बलों का सख्त संदेश, आतंकी हथियार छोड़ें या भुगतें अंजाम। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की शह पर जैश ए मोहम्मद ने किया पुलवामा आतंकी हमला। घाटी से आतंकियों के सफाई का जारी रहेगा अभियान। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन। प्रदेश की 39 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। गठबंधन में शामिल पीएमके को मिली 7 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए जात पात का मुद्दा उठाने वालों को पहचानना जरूरी। वाराणसी में 2 कैंसर अस्पताल समेत विकास से जुड़ी 3,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। डीजल से विद्युत इंजन में बदले गए पहले रेल इंजन को भी दिखाई हरी झंडी। और महिलाएं अब किसी भी आपात स्थिति में 112 हेल्पलाइन नंबर डायल कर तुरंत हासिल कर सकेंगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न पहलों का किया शुभारंभ। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना लागू। और आइए रुक कर लेते हैं पहली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के विकास को 2 पटरियों पर एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहली है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हाईवे, रेलवे, एयरवे, बिजली, इंटरनेट जैसी सुविधाओं का विकास, और दूसरी पटरी गरीब, किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने डीएलडब्ल्यू में डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले इंजन को झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएलडब्ल्यू ने 2 डीजल इंजनों को 10,000 हॉर्स पावर वाले दोहरे इलेक्ट्रिक लोको में परिवर्तित किया है। एक ऐसे इंजन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मुझे मिला है जो पहले डीजल से चलता था। अब वही इंजन बिजली से चला करेगा। यही नहीं, नए इंजन की ताकत भी 2 पुराने डीजल इंजनों की ताकत से भी ज्यादा होगी, मतलब डबल हो जाएगी। और ये काम डीएलडब्ल्यू में पहली बार हुआ है और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भी ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने संत रविदास की जन्मस्थली जाकर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के हर किसी का ख्याल रखा जाए। केंद्र सरकार पिछले 4.5 साल से इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए लोक कल्याण के काम कर रही है। पहले चरण में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना बनाई गई। इसके तहत यहां के लिए जो बीएचयू से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी
जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। प्रधानमंत्री ने बीएचयू के नवनिर्मित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया। यह अस्पताल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के मरीजों को सस्ता कैंसर उपचार मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री ने लहरतारा में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन किया। लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे। पेयजल संपूर्ति योजना के अंतर्गत 408 करोड़ की लागत से ट्रांस वरुणा व सिस वरुणा क्षेत्र में 21 लाख लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। इसके प्रधानमंत्री ने वाराणसी के औरे गांव में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इसका मकसद वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और दिव्यांग जनों को सहयोगी उपकरण भी वितरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं पुलवामा हमले से जुड़ी हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए बयान पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान में आतंकवाद को लेकर उसके पुराने बहाने को साफ तौर पर दर्शाता है, जिसमें उन्होंने पुलवामा में हमारे सुरक्षा बलों पर हमले में पाकिस्तान के हाथ होने से इनकार कर दिया है और जैश के मोहम्मद की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने के दावों की अनदेखी की है। दुनिया को पता है कि जैश का सरगना पाकिस्तान में मौजूद है। ये पर्याप्त सबूत है कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इमरान खान ने इस आतंकी हमले की निंदा और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना तक नहीं जताई। We have seen the statement made by Pakistani Prime Minister. We are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. Prime Minister of Pakistan has neither chosen to condemn this heinous act nor condoled with the bereaved families. Disclaiming any link between the terrorist attack and Pakistan is an oft-repeated excuse by Pakistan. The Pakistani Prime Minister has ignored claims made by the Jaish-e-Mohammed as well as by the terrorist who perpetrated this heinous crime. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. The Prime Minister of Pakistan has offered to investigate the matter if India provides proof. This is a lame excuse. In the horrific attack in Mumbai on 26/11, proof was provided to Pakistan. Despite this, the case has not progressed for the last more than 10 years. Likewise, on the terror attack on Pathankot Air Base, there has been no progress. Promises of guaranteed action ring hollow given the track record of Pakistan. The Prime Minister of Pakistan has referred to Naya Pakistan with a new thinking. In this Naya Pakistan, ministers of the current government publicly share platforms with terrorists like Hafiz Saeed, who have been proscribed by the United Nations. Pakistan's Prime Minister has called for dialogue and expressed his readiness to talk about terrorism. India has repeatedly stated that it is ready to engage in a comprehensive bilateral dialogue in an atmosphere free from terror and violence. Pakistan claims to be the greatest victim of terrorism. This is far from the truth. The international community is well acquainted with the reality that Pakistan is the nerve center of terrorism. It is regrettable that the Pakistani Prime Minister has insinuated that India's response to the terrorist attack is determined by the forthcoming general election. India rejects this false allegation. India's democracy is a model for the world, which Pakistan would never understand. We demand Pakistan to stop misleading the international community and to take credible and visible action against the perpetrators of Pulwama terrorist attack and other terrorists and terror groups operating from areas under their control.
और इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आज बयान दिया। इस बयान में उन्होंने पाकिस्तान पर किसी तरह का दबाव न होने और आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही थी। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज़ रूम का। हमारे संवाददाता विशाल दहिया जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान, उनकी पेशकश बातचीत के लिए, लेकिन MEA का जो रुख देखने को मिल रहा है वो हर बात को खारिज करता हुआ नजर आ रहा है पुलवामा अटैक के बाद। जी बिल्कुल, देखिए अभिलाषा, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान दिन में आया था उसमें 4-5 बड़ी मुख्य बातें थी। वो पॉइंट्स जिन्हें कहा जा सकता है जिस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जोर दिया था। और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले जो बयान आया है उसमें एक एक कर उन सभी बातों का जवाब दिया गया है, उन सभी सवालों का जवाब दिया गया है जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने बयान में उठाते हुए लग रहे थे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है और बयान में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने जो टेलीवाइज्ड एड्रेस जो दिया था बयान, यानी कि वो उनके PTV जो चैनल है, राष्ट्रीय जो चैनल है, उस पर एक टेलीवाइज्ड एड्रेस था। उस दौरान लगभग 2 से 3 मिनट का जो उनका बयान था, उस पूरे बयान में कहीं उन्होंने ना ही तो इस पुलवामा में हुए आतंकी हमले की निंदा की, उसकी आलोचना की, और ना ही उसमें जो शहीद हुए सैनिक और उनके परिवारों के साथ कोई सहानुभूति व्यक्त की। सबसे पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, आतंक के मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। तो ये कोई नई बात नहीं है, भारत बार बार कहता रहा है और हर बार भारत की तरफ से कहा गया है कि बातचीत अगर होगी तो वो आतंक के साए से दूर होगी। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया, कभी उसे माना नहीं। और आज जब उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, आज जब उस पर दबाव बन रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, तो उसकी तरफ से ये बयान आता है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि अगर पाकिस्तान को कोई सबूत दिया जाता है कि इस तरह के ये जो हमला हुआ था पुलवामा में, टेरर अटैक जो हुआ था, उसके तार किसी न किसी तरह से पाकिस्तान से जुड़े हैं, तो वो जरूर एक्शन लेगा। तो ये एक कहा जाए अपने आप में एक बड़ा हास्यास्पद कहा जा सकता है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बयान के इस हिस्से को, क्योंकि जो जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी था जिसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था, उसने अपने इकबालिया बयान में कहा कि हाँ मैंने ये किया है और जैश ए मोहम्मद से मैं संबंध रखता हूं। और हम सबको मालूम है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मालूम है कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, वो पाकिस्तान में है। बार बार वहां पाकिस्तान में वहां उसके बयान आते हैं, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी तरफ से उसे समर्थन मिलता है। तो ऐसे में ये कहना कि अगर कोई सबूत मिलता है तो हम उस पर एक्शन करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से 26/11 की याद दिलाई गई, पठानकोट पर हुए हमले की याद दिलाई गई। 26/11 को हुए 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उसमें इतने एक्शनेबल एविडेंस जब भारत की तरफ से दिया गया, उसके बावजूद कोई कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है और ना ही पठानकोट हमले में कोई कार्रवाई। तो सीधे तौर पर जो पूरा जो बयान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, उसे खारिज किया गया है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से। और एक सीधा संदेश है पाकिस्तान को कि आप ये जो जिसे कहा जाए अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए ये जो हरकतें कर रहे हैं या इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो ना करें। आप अपनी जिम्मेदारी लें, अपने जो ये पूरा टेरर नेटवर्क है उसके खिलाफ एक्शन लें और वो एक वेरीफिएबल एक्शन लें और उसे जल्द से जल्द लिया जाए। जी बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए, अहम जानकारी देने के लिए। तो जो प्रतिक्रिया आई है विदेश मंत्रालय से वो सीधे तौर पर इमरान खान के बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए आई है।
और इधर पुलवामा हमले के 100 घंटे के भीतर ही जैश आतंकियों को ढेर करने के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज श्रीनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद की स्थिति की जानकारी दी गई। सेना ने कहा कि इस हमले में जैश-ए मोहम्मद का हाथ है, जिसका सरगना पाकिस्तान में है। हमले की पूरी कार्रवाई पाकिस्तान से नियंत्रित की जा रही थी, जिसे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा संरक्षण हासिल था। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड रशीद गाजी को ढेर करने के बाद सेना ने आतंकियों और उनके परिजनों को सख्त संदेश दिया है। सेना ने साफ कहा है कि आतंकी या तो हथियार छोड़ दें या फिर ढेर होने के लिए तैयार रहें। आने वाले समय में घाटी से आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन जारी रहेगा और उन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। Ever since 14th of February convoy attack on CRP, we were tracking the top JEM leadership in Kashmir Valley. As you are aware, that convoy attack was carried out by Jaish-e Mohammed of Pakistan, and it was being controlled from Pakistan with active support of ISI and the Pakistan Army. The local commanders, most of them Pakistanis, who were in charge of controlling, coordinating, fabricating and execution of this operation, were the main people of the JEM top leadership in the valley. Since this leadership of the JEM was on a track, ever since this incident happened, and day before night, at midnight, on specific information, we hit this module. And I'm happy to inform the country that in less than 100 hours, we eliminated the JEM leadership in the valley, which was being handled by JEM from Pakistan. जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीरी युवाओं को आतंक से दूर रहने की नसीहत भी दी। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने आतंक की राह पर चल रहे कश्मीरी युवाओं के परिवार से अपील की है कि अपने बच्चों को सरेंडर करने के लिए मनाएं। उन्होंने कहा कि सेना के अभियान के दौरान किसी स्थानीय को कोई चोट न पहुंचे, इसका ख्याल रखा गया है। आम नागरिकों से मुठभेड़ की जगहों से दूर रहने की अपील की गई है। Of the local youth, especially the mothers, because I understand and I know in a Kashmiri society, mother has a great role to play. Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. And this is a message and a request to all the mothers. Please tell your children to surrender. There is a very good surrender policy being initiated by the government so that they can join the mainstream and pursue with their life and their future course. तो पुलवामा हमले के बाद जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल का आज पूरे हरिद्वार में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद विभूति शंकर ढौंडियाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सोमवार को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में विभूति शंकर ढौंडियाल ने पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड गाजी रशीद समेत 3 आतंकियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सिपाही हरि सिंह का आज उनके पैतृक गांव राजगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। आइए रुक करते हैं तमिलनाडु का, जहां बीजेपी और एआईएडीएमके के साथ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। ये फैसला ले लिया गया है और गठबंधन के ऐलान के बाद बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि बीजेपी तमिलनाडु की 21 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी एआईएडीएमके का समर्थन करेगी। वहीं तमिलनाडु के डेप्यूटी सीएम पनीर सेल्वम ने कहा कि बीजेपी लोकसभा की 5 सीटों पर
चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही दोनों दल पुडुचेरी में भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के एक साथ मिलकर इतिहास रच चुके हैं और एक बार फिर हम इस चुनाव में बेहतर करेंगे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए पीएमके पार्टी के साथ भी गठबंधन कर लिया है। The AIADMK and the Bharatiya Janata Party have concluded very fruitful discussions, and we have agreed to contest the parliament elections both in Tamil Nadu and Puducherry, and the by-elections to 21 assembly seats. और इधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनजातियों को पिछड़ा मानने के पूर्वाग्रह को छोड़ने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर जनजाति की समृद्ध और जीवंत सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान होना चाहिए। ये सामाजिक शिष्टाचार के साथ संवैधानिक दायित्व भी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों की जीवंत और समृद्ध परंपराओं का आदर करना होगा। ये न केवल सामाजिक शिष्टाचार हैं, बल्कि संवैधानिक दायित्व हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि संरक्षण के नाम पर इन समुदायों को राष्ट्र के विकास की मूल धारा से अलग थलग नहीं करना चाहिए। हमें यह संतुलन बनाना होगी। जनजातियों के संरक्षण देने के नाम पर हम कहीं उनका विकास की मूल धारा से अलग ही न कर दे। उनकी नव आकांक्षाओं को संरक्षण का संकीर्ण दायरे में ना बांधे दे। कुछ लोग कहते हैं अरे उनको वहीं रहने दे, वही कोई जाना नहीं, उनको यहाँ आने नहीं देना। मतलब क्या है? उनको भी जनजीवन स्रवंती में लाना है, उनको शिक्षा देना है, उनको प्रोत्साहन करना है। आवश्यकता है कि बृहत्तर समाज के परिवेश इन युवाओं की आकांक्षाओं, संस्कार और संस्कृति को सहर्ष स्वीकार करे। इनकी परंपराओं और आकांक्षाओं की अपने स्पर्श विकास नीति में स्थान देते, तभी सबका साथ सबका विकास का संवैधानिक संकल्प पूरा होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनजातियों को पिछड़ा मान लेने की भ्रांति को त्यागना होगा। उन्होंने कहा कि आज जब हम पर्यावरण के साथ स्थायी विकास के रास्ते खोज रहे हैं, ये समुदाय हमें प्रकृति के साथ तालमेल के कई गुर सिखा सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों के राज्यपालों की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा जाए और संसदीय समितियां इसका अध्ययन करें। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के राज्यपाल उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का ब्यौरा दिया जाता है। ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखी जाना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि इन रिपोर्टों का संसदीय समिति द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, जिन्होंने जनजातियों को देश की मूल धारा में शामिल करने के लिए अलग जनजातीय कल्याण मंत्रालय और आयोग का गठन किया था। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम किताब का विमोचन भी किया। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। 12वां एरो इंडिया शो कल से बेंगलुरु के येलहंका एयरपोर्ट में शुरू हो रहा है। इसमें करीब 20 देश हिस्सा ले रहे हैं और देश विदेश की 400 से ज़्यादा रक्षा कंपनियां अपने विमानों और कलपुर्जों का प्रदर्शन करेंगी। भारत का जोर इस बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस और मेक इन इंडिया पर है। फ्रांस के राफेल विमान भी खास आकर्षण है। 5 दिन तक चलने वाले इस एरो इंडिया प्रदर्शनी और एयर शो में हिस्सा लेने वाले विदेशी जंगी विमानों और हवाई एरोबैटिक टीमों का स्वागत करने के लिए बेंगलुरु का येलहंका वायु सैनिक अड्डा तैयार है, जहां ये अपने हवाई करतब दिखाएंगे। इंडिया पेवेलियन में स्वदेशी कंपनियों द्वारा तैयार घरेलू विमानों, एरो उपकरणों और एरो स्पेस से जुड़े उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी। पेवेलियन में पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से तैयार सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर एयरक्राफ्ट
सिमुलेटर यानी स्पोर्ट का प्रदर्शन होगा। HAL इस स्पोर्ट को 4th जनरेशन प्लस की क्षमताओं के साथ लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिससे पायलटों का प्रशिक्षण बेहतर हो सके। 20 से 24 फरवरी तक चलने वाले एरो इंडिया 2019 में HAL के स्वदेशी तकनीक से लैस हल्के लड़ाकू विमान तेजस रोज उड़ान भरेंगे। रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज की थीम पर तैयार है इस बार का एरो इंडिया शो। 5 दिनों तक चलने वाला बेंगलोर में इस शो के दौरान HAL समेत तमाम स्वदेशी कंपनियां दिखेंगी, जो कि अपनी स्वदेशी निर्मित तकनीक से लेकर हवाई जहाज जो कि स्वदेश में बन रहे हैं उनको दिखाएंगी। साथ ही यहाँ पर खास आकर्षण होगा यहाँ दिखने वाला राफेल विमान। इस राफेल विमान के साथ साथ कई और देश भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं, जो कि एरो इंडिया शो में अपने अपने व्यापार से लेकर तकनीक का भी प्रदर्शन करेंगे। तो बेंगलोर तैयार है एरो इंडिया शो के लिए। बेंगलोर से प्रशांता के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक के बेंगलुरु में कल से शुरू हो रहे एयर शो के पहले आज हादसा हो गया। एयर शो रिहर्सल के दौरान सूर्य किरण टीम के 2 विमान येलहंका एयरपोर्ट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसमें एक पायलट की मौत हो गई, वहीं 2 पायलट हादसे से सुरक्षित बच निकले। एक आम नागरिक भी घायल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट रिहर्सल के दौरान उड़ान भर रहे थे, लेकिन आसमान में वो आपस में जा टकराए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।